नमस्कार सभी को, राम राम। कैसे हैं आप सब? आनंद में? चलो, कल का जो अपना सेशन रहेगा, एक मॉर्निंग में लाइव सेशन कर लेंगे जिसमें जो अपने सेक्शंस हैं उन सेक्शंस को एक बार रिवाइज कर लेंगे। ऐसा 5-7 बार हम जब तक एग्जाम होगा तब तक उन सेक्शंस को रिवाइज कर लेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। ठीक है मित्रों, चैप्टर 4 हमने कर लिया था, चैप्टर 5 पे सीधे चलेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे, पुराना दुराना कोई रिवीजन वाली बात नहीं करेंगे, सीधे एक बार 5 समझ लेंगे। कल का जो अपन रिवीजन करेंगे उसमें एक बार देख लेंगे और एक बार इन पांचों का फास्ट रिवीजन भी कर लेंगे जो आधा पौन घंटे में अपन खत्म कर लेंगे। क्लियर है मेरे मित्र? चलो साहब, अध्याय 5 देखेंगे। अध्याय 5 वित्त और निधि से रिलेटेड है। बिना फाइनेंस और बिना फंड के तो भैया कुछ भी नहीं हो सकता सरकार में। नगर पालिका का वित्त और निधि के बारे में समझेंगे। सेक्शन 76 से लेके 89A तक को देखेंगे। बहुत सिंपल है, ज़्यादा क्लिष्ट भावों में मत जाना। इसका जिस्ट समझने की कोशिश करना, जो मैं आपके साथ चर्चा कर लूंगा, है ना। एक एक शब्द इसमें रटने की आपको आवश्यकता नहीं है, जल्दी हो जाएगा। आपको मालूम है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 243 फाइनेंस कमीशन के लिए बोलता है, ठीक है ना। इसी तरह की स्टेट में भी एक राज्य वित्त आयोग होगा। क्लियर है? ये राज्य वित्त आयोग करता क्या है, आप सबको मालूम है कि वित्त आयोग का काम ये होता है कि भैया जो पैसा राज्य के पास पड़ा है या राज्य ने जो कमाया है, जो खर्चा करना है, जो पैसा उसके बाद वर्तमान में है, उसको कैसे बांटना है, किसमें, राज्य में और नगर पालिकाओं में। क्लियर है? इतनी सी बात है। अब इसमें जो मैं कुछ कीवर्ड्स हैं उनके बारे में आपसे चर्चा कर लेता हूं। पहली कीवर्ड इसमें ध्यान रखना, समीक्षा। राज्य वित्त आयोग क्या करेगा? समीक्षा करेगा। किसकी करेगा? नगर पालिका की करेगा। अच्छा, समीक्षा करके किसको रिपोर्ट भेजेगा ये? हा? राज्यपाल को ये भेजता है। जो भी समीक्षा करता है, जो भी सिफारिश होती है, वो किसको भेजता है? राज्यपाल को भेजता है। मैं केवल आपके साथ कीवर्डों के साथ ही खेलूंगा इसमें। अच्छा, आप ध्यान रखो, सिफारिश किन किन बिंदुओं में वो करता है, उनके कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको ध्यान रखना। जैसे कर इत्यादि जो है, राज्य जो भी कर वसूलता है, कोई भी फीस लेता है, ये टोल टैक्स वगैरह जो लेता है, ये इन सब के ऊपर क्या देगा? अपनी समीक्षा करके राय देगा। अब एक बात का ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बोला? कर, फीस, पथ कर। अब ये कीवर्ड ध्यान रखना कि शुद्ध आगम, ये शुद्ध आगम शब्द पकड़ के रखना, एग्जामिनर खेलेगा इससे। ठीक है? जो भी आपके पास शुद्ध आगम आएगा, इस शुद्ध आगम को राज्यों और नगर पालिकाओं के बीच वितरण किस प्रकार से करना है, इस शुद्ध आगम का आवंटन किस प्रकार से करना है, ये कौन बताएगा मेरे मित्र? राज्य वित्त आयोग बताएगा। स्पष्ट है? दूसरी बात इसमें देखो, एक कीवर्ड आप पकड़ के चलना इसमें, अनुदान। किसको पकड़ के चलना? अनुदान। राज्य की देखो एक निधि होती है, संचित निधि होती है, जैसे कि अपने सेंटर में कॉन्सोलिडेटेड फंड होता है, जैसे स्टेट का भी एक संचित निधि होती है। इसमें से क्या मिलेगा? राज्य नगर पालिका को अनुदान मिलेगा। एक बिंदु ये ध्यान रखना, एक बिंदु ये ध्यान रखना कि भैया वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए, वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए जो भी उपाय हैं वो दिए जाएंगे। ये आप बस ध्यान रख लेना। ये 3-4 इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, समीक्षा करेगा, और समीक्षा करने के पश्चात जो भी शुद्ध आगम है, कर के, शुल्क के, पथ कर के, राजस्व के, उन सबको राज्य और नगर पालिका में बांटने के लिए वित्त आयोग अपनी अनुशंसा करेगा। अनुदान जो संचित निधि से देने जाने उनके बारे में बताएगा, और वित्तीय स्थिति सुधारने के आपको उपाय देगा। इतना ही ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 77, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन। देखो बड़ा सरल है। 76 में तो वित्त आयोग बताया, वित्त आयोग का आपने कार्य देख लिए। अब जो वित्त आयोग ने सिफारिश करी है उनके क्रियान्वयन की बात कर रहा है। बस इसको इतना से ध्यान कर लो। जो भी कर, फीस, शुल्क, टोल्स जिनके बारे में बताया, उनके शुद्ध आगमों को नगर पालिका को हस्तांतरण करने के बारे में इसमें बता रखा है कि उसको क्या करना है? क्रियान्वित करना है। स्पष्ट है? कोई भी संचित निधि से अनुदान है जो मैंने आपको बताया, उसकी मंजूरी इसके इसी सेक्शन के अंतर्गत मिलेगी है, और जो भी वित्तीय स्थिति सुधारने के उपाय हैं वह भी इसी में मिलेगी। 78, राज्य सरकार से वित्तीय सहायता। आपको सेक्शन की हेडिंग से स्पष्ट हो रहा है, वित्तीय सहायता मिल रही है किससे? राज्य सरकार से मिल रही है। ठीक है ना? कैसे मिलेगी? अनुदान के माध्यम से मिलेगी।
ठीक है। और जब भी अनुदान या कोई वित्तीय सहायता मिलेगी तो राज्य सरकार क्या करेगी, उससे कुछ शर्तें निकालेगी कि भैया ये शर्तें हैं, इन शर्तों के तहत आपको अनुदान मिलेगा। क्लियर है। तो इसमें ध्यान रखना कीवर्ड अनुदान ही है। क्या है मेरे मित्र, अनुदान ही है। अनुदान और वित्तीय सहायता जो ऊपर आपने देखा है, अनुदान देंगे तो शर्तें राज्य सरकार तय करेगी कि इन शर्तों पर आपको अनुदान मिल रहा है। सपोज करो कि आपको अनुदान दिया चाइल्ड केयर के लिए, या आपको अनुदान दिया बिल्डिंग मेंटेनेंस के लिए। इस प्रकार से जो भी अनुदान है वो तय करेगा किस स्कीम के तहत हम आपको अनुदान दे रहे हैं या कोई पॉलिसी के तहत आपको अनुदान दे रहे हैं। तीसरी बात इसमें देख लेना, देखो नगर पालिका क्या बनाती है, एक वार्षिक स्कीम बनाती है। तो कीवर्ड क्या हो गया, वार्षिक स्कीम। और हर वार्षिक स्कीम में कुछ ना कुछ तय करती है कि साहब हम इस वार्षिक स्कीम में ये विकास योजना चलाएंगे। तो ऐसे विकास योजना के लिए भी राज्य सरकार क्या कर सकती है, अनुदान दे सकती है, पार्शली और कंप्लीटली, संपूर्ण या उसके भागतः। 79 ये अच्छा है भैया, इसमें से एक क्वेश्चन बनता है नगर पालिका निधि में से। नगर पालिका निधि में क्या ध्यान करना है की बात है, ये क्या है भैया, फंड है आपके पास। इस फंड में नगर पालिका द्वारा जो भी वसूल है धन वो क्या होगा, यहीं पर आएगा। ठीक है ना। समस्त योग्य वसूल समस्त धन और जितने भी स्रोतों से प्राप्त समस्त धन है वो इस निधि में ही जमा होता है, और उस जमे से ही फिर बाद में क्या किया जाता है, व्यय किया जाता है। अब लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छा इसमें क्या बनता है, देखो इस निधि में आता है ना, सपोज करो जो भी आपके पास पैसा जमा हुआ या आपको उसको व्यय करने हैं तो पर्टिकुलर उसके कुछ उन्होंने हेड्स बना रखे हैं। जैसे अपने घर खर्च में देखते हैं ना, अब समझाने की बात तो छोड़ो, मोटा मोटा ध्यान कर लेना, लेखा शीट्स बनाते हैं जो आपको पता ही होगा। तो इसमें कीवर्ड क्या हो गया, लेखा शीट। जैसे मैं निधि की बात करूं आपके दिमाग में लेखा शीट्स अकाउंट साइड आने चाहिए। क्लियर है। अब लेखा शीट्स कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। जैसे कि नगर पालिका है तो जल निकास ध्यान रखना, जल ध्यान रखना, जल, ठोस, थोड़ा सा और दिमाग लगा लो और क्या क्या हो सकता है। अपन देखते हैं गली में सड़क, गंदगी, और क्या क्या हो जाएगा, जल, ठोस, सड़क, गंदगी, है ना, और वाणिज्यिक एक्टिविटी, वाणिज्यिक एक्टिविटी। ऐसे लेखा शीट्स बना रखे हैं, इंपॉर्टेंट लेखा शीट्स है। क्लियर है। इसमें एक लेखा शीट और विषय ध्यान रखना, वो एग्जामिनर आपको देगा कि नगर पालिका निधि के अंतर्गत प्राप्ति और व्यय के निम्नलिखित लेखा शीट्स हैं। और उसमें 3-4 दे देगा और पूछ लेगा 1 2 1 2 3 ऐसे इस प्रकार से पूछ लेगा। तो जल, ठोस, ये तो आप पकड़ लोगे। जल से मतलब जल निकास और मल वहन। आपको केवल मैं रिकॉल कराने के लिए बता रहा हूँ, आपको याद ही होगा जहाँ तक है। ये ठोस अपशिष्ट है, उससे रिलेटेड है। सड़क है, आपके सड़क विकास और उसके रख रखाव है। गंदगी, गंदगी से मतलब है गंदगी, गंदी बस्ती, गंदी बस्ती, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या, गंदी बस्ती को जो सेवाएं देनी है, वाणिज्यिक प्रोजेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड होगा। और एक पॉइंट आप विषय ध्यान रखना, साधारण लेखा शीट्स, ये वो डालेगा उसमें कि साधारण लेखा शीर्ष, ये आप सब ध्यान रखना। क्लियर है। एक पॉइंट तो इसमें ये विषय ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना कि जो भी लेखा शीट्स है ना मेरे मित्र, ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ये आपको पता ही है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। एक हो गया रेवेन्यू और कैपिटल, मतलब राजस्व और पूंजी। रेवेन्यू वाले आपको पता ही है, इस प्रकार के जो खर्चे होते हैं जिसमें डे टू डे एक्टिविटी के पैसे खर्च करने होते हैं और जिससे वो एसेट क्रिएट नहीं होती, संपत्ति नहीं बनती। पूंजीगत खर्चे वो हैं जिससे संपत्ति में गाड़ी घोड़ा खरीदा, जमीन खरीदा, मकान बिल्डिंग बनाई, ये आप सबको पता ही है ना। ये आप ध्यान रखना है। पहला पॉइंट लेखा शीट्स, ये आइडिया कर लेना, राजस्व और पूंजी में हम इसको विभाजित करेंगे प्रत्येक लेखा शीट्स को। जितने भी लेखा शीट्स ना इसी सब हेड में होंगे कि आपने जल निकास के लिए काम किया तो उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये आप इसमें ध्यान कर लेना। क्लियर। और ये जो वाणिज्यिक परियोजना है, ये वाणिज्यिक परियोजना ये कि आप बाजार वगैरह लगवाते हैं, ठीक है ना,
ठेले वगैरह के अलग से एक मार्केट बना दिया है आपने, या जो भी ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं वो वाणिज्यिक परियोजनाओं के अंतर्गत आएंगे मेरे मित्र। आगे बढ़ो। 80, नगर पालिका निधि का उपयोग। ये जो निधि थी इसका उपयोग कहाँ का करना है? बड़ा सिंपल है। निधि का उपयोग कैसे करोगे? रूल्स और रेगुलेशन के तहत करोगे, बस। क्लियर है? और जो भी कोई विधि इस प्रकार बनेगी किसी को पेमेंट करने के लिए, तो आप पेमेंट इसके अंतर्गत करोगे। इसमें कोई विशेष कोई बात नहीं, बस नियम और उपनियम ये इसमें कीवर्ड है, बस ये ध्यान रखना। रूल्स एंड बाय रूल्स, नियम और उपनियमों के अंतर्गत आप क्या करोगे? इसको क्रियान्वित करेंगे। ये ध्यान देने वाली इसमें एक बात है ना। चलो, इसके बाद जो 81 है उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। 81, नगर पालिका निधि में से तब तक संदाय, संदाय मतलब पेमेंट। देखो घबराना मत, जितना मैं बता रहा हूं ना इसको बस आप रिकॉल कर लेना, अब रटने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा पढ़ने से, पीएचडी करने से सिलेक्शन नहीं होगा। इतनी बातें भी ध्यान रह जाएगी तो आपके लिए उपलब्धि है। नगर पालिका निधि में से तब तक पेमेंट नहीं किया जाना जब तक कि वह बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं कर लिया जाए या उसको आपने शामिल नहीं कर लिया। कहने की बात यह भैया, जब तक आप बजट के लिए अपना जो भी बजट बनाएंगे, ऐसा कोई भी खर्चा जो उस बजट में नहीं है, तब तक आप ये क्या नहीं कर पाएंगे? उसका पेमेंट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें बजट में आपने वह मद नहीं लिखी है भुगतान के लिए, लेकिन फिर भी वो उसको आप क्या कर सकते हो? भुगतान कर सकते हो। वो आपको ध्यान करने वाली बातें हैं। 5-7 चीजें हैं, वो आप ध्यान कर लो। कैसे कि वेतन और भत्ते जितने भी हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। वेतन और मजदूरी आपको दी किसी काम के लिए, कोई खतरनाक रोग फैल गया, आपको ध्यान ही है, तो उसके लिए आपने जो अरेंजमेंट्स किए उसके लिए आपने भुगतान किया, वह भी इसी के अंतर्गत आते हैं। किसी को आपने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रखा, हाँ, तो उसको पेमेंट करेंगे, वो भी इसी में आएंगे, मतलब रीपेमेंट करना। एक नगर पालिका मेरे मित्र रिफंड भी देता है। रिफंड, रिफंड के लिए आपको किसी से आवश्यकता नहीं है, रीपेमेंट के लिए आपको आवश्यकता नहीं है। खतरनाक रोग इत्यादि से कोरोना वगैरह फैल गया, उसमें आपको कोई व्यवस्था करने के लिए आवश्यकता नहीं है। और सैलरी, मजदूर, वेतन और मजदूरी, वेतन प्लस मजदूरी के लिए आपको आवश्यकता नहीं है। रिफंड बेसिकली आपको ध्यान भी है, जैसे कि सपोज को मैंने कोई ठेका लिया या मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपने कोई बिड लगाई, तो उस बिड में हमें क्या होता है, कोई राशि जमा करानी पड़ती है। वो नगर पालिका निधि में जमा हो जाती है। जब ठेका किसी एक का निकल जाता है तो वो पैसा किसको कर दिया जाता है? वापस कर दिया जाता है। कई बार किसी से क्या होता है, जब हम कर वगैरह इत्यादि एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो भी हम क्या करते हैं, उसको वापस पैसा वापस कर देते हैं। और आपको ध्यान ही है कि जुडिशरी ने कोई निर्णय दिया कि भैया आपको ऐसा कोई केस चल रहा था, इसको भुगतान करना पड़ेगा। हाँ, कोई दावे हैं, कोई वाद हैं, कोई विधिक कार्रवाई है, उसके अधीन यदि आपको पैसा देना है तो इसके लिए आपको बजट में अनुदान करने की आवश्यकता नहीं। वो पता भी नहीं है, केस चल रहा है, केस का कुछ ना कुछ आपके पास वर्डिक्ट आ गया तो आपको करना पड़ेगा। स्पष्ट है? और इसके अलावा एक बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है जो सब में लगता है कि ऐसे अन्य मामले जिन्हें बाई लॉज या उपविधियों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ये आप ध्यान कर लेना। सिंपल है, ठीक है ना? इसमें कोई विशेष बात नहीं है, बस ये रिफंड, रीपेमेंट, खतरनाक रोग, वेतन प्लस मजदूरी, और वो न्याय, सिविल या दांडिक न्यायालय की डिक्री, ये ध्यान कर लेना। चलो, सिविल प्लस दांडिक न्यायालय द्वारा दी गई कोई डिक्री है, कोई वाद है, कहने का मतलब कि जुडिशरी से रिगार्डिंग कोई भी खर्चे के लिए बोला तो वो इसी के अंतर्गत आएगा। दावे, वाद या कोई भी अन्य विधिक कार्रवाई। लोकहित में तत्काल अपेक्षित। अब देखो, तत्काल अपेक्षित को समझ लो कि इमीडिएटली कोई ऐसा कोई इंसिडेंस आ गया कि आपको उसके लिए क्या करना है, निधि में कोई अस्थायी भुगतान करना है। अब ये कैसा भुगतान है, ये शब्द पकड़ना, अस्थायी संदाय। तत्काल कोई ऐसा कार्य खड़ा हो गया तो क्या करेंगे, तो राज्य सरकार लिखित आदेश पर नगर पालिका को बोलेगी कि भैया, और वो कभी भी बोल सकती है कि सीएमओ साहब, मुख्य नगर पालिका अधिकारी से बोल सकती है कि लोकहित में, क्या लोकहित में तत्काल आप क्या करो, इसका भुगतान करो, इस काम का। लोकहित शब्द पकड़ के चलना
किसको बोलेंगे? चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर को बोलेंगे। कौन बोलेगी? राज्य सरकार बोलेगी। ये एक अच्छा क्वेश्चन इसमें बनता है। क्लियर? अब इसमें जो अस्थायी संदा है ना, इसको पकड़ के चलना। अब इसमें क्या होता है कि अभी तो आप भुगतान कर दो, उसके बाद जो भी आपकी चार्जेस लगे हैं, जो भी आपकी लागत आई है, उसका भुगतान राज्य सरकार कर देती है। और ये राज्य सरकार वापस ये जो पैसा करती है कहाँ पर जमा कराती है? आपके वही नगर पालिका निधि में पैसा जमा करा देती है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, जब भी 80 सेक्शन की बात हो, सॉरी 82 सेक्शन की बात हो और अस्थायी भुगतान की बात हो, तो समझ जाना एक बार तो। इसीलिए इसको अस्थायी भुगतान बोला है, स्थायी भुगतान नहीं बोला है। क्यों अस्थायी है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से आपको वापस पैसा है, ऐसे कार्यों की लागत पुनः आपको वापस प्राप्त हो जाएगी। और देख ले 83, ये भी सिंपल बात है। नगर पालिकाओं की सीमाओं के बाहर व्यय उपगत करने की शक्ति। जैसे आपने कोई डंपिंग यार्ड बना रखा है, अपनी सीमाओं से बाहर है, वहां पर आपको अरेंजमेंट करने हैं, कुछ खर्चा करना है, तो भी आप कर सकते हो। क्लियर? सपोज करो वहां पर आपको कुछ भौतिक ऐसी एसेट बनानी है, ऐसे कुछ कमरे बनाने हैं, कुछ यार्ड बनाने हैं, जो नगर पालिका की सीमाओं के बाहर है, तो आप ये खर्चा कर सकते हो। लेकिन कैसे कर सकते हो? राज्य सरकार के अनुमोदन से। नगर पालिका राज्य सरकार को भेजेगी, राज्य सरकार के अनुमोदन से फिर आप नगर पालिका की सीमाओं के बाहर ये भौतिक संपत्तियों को सृजन कर सकते हो, रख रखाव कर सकते हो, और उससे रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो कर सकते हो। स्पष्ट है? कीवर्ड आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार के अनुमोदन। विशिष्ट प्रयोजन। देखो विशिष्ट मतलब एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव पर्पस। क्या है मेरे में? एक्सक्लूसिव पर्पस के लिए खर्चे के लिए बात कर रहा है। एक्सक्लूसिव पर्पस के लिए नगर पालिका निधि का अनन्य उपयोग। ठीक है? पर्टिकुलर पर्पस, पर्टिकुलर पर्पस मतलब विशिष्ट प्रयोजन, और एक्सक्लूसिव अनन्य उपयोग मतलब एक्सक्लूसिव पर्पस के लिए। क्या कहता है साहब? ये है अपना सेक्शन 84। राज्य सरकार एक आदेश देती है नगर पालिका को, और नगर पालिका ऐसे निधि के किसी विशिष्ट भाग को कोई विशिष्ट अनुदान या किसी पर्टिकुलर लेखा शीर्ष के अधीन उस मद को क्या कर सकती है मेरे मित्र? उपयोग में ले सकती है। इतना आप इसमें ध्यान रखना। तो आप परेशान मत हो ना कि ये कौन कौन से एक्सक्लूसिव उपयोग है या पर्टिकुलर पर्पस क्या है, बस इतना से ध्यान रखना। राज्य सरकार कह सकती है आपसे किसी भी विशेष प्रयोजन के लिए आपके पास जो शुल्क आ रहा है, कर आ रहा है, जुर्माना आ रहा है ना, उनसे भिन्न प्राप्त किसी अन्य कर के भाग को आप किसी विशेष प्रयोजन के उपयोग हेतु विनिर्दिष्ट कर सकते हैं। ये आप ध्यान रखना। आगे देख लें 85, लेखाओं का प्रचालन, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स। कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा। कैसे करोगे? रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग करोगे। कैसे करोगे? रूल्स के अकॉर्डिंग करोगे। नगर पालिका निधि से जो भी आप खर्चा करोगे वो किस प्रकार से करोगे भैया? सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अकॉर्डिंग करोगे, और कोई तरीके से नहीं कर सकते। स्पष्ट है? इतनी सी बात है इसमें। 86, अधिशेष धन का विनिधान। अधिशेष, ये विनिधान है ना, इन्वेस्टमेंट से संबंधित है मेरे मित्र। इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस मनी, इन्वेस्टमेंट पकड़, इसका अर्थ पकड़ लेना। इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस मनी। अब देखो इसमें से कुछ क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं, इसको समझ लो। देखो आपने वो लेखा शीर्ष देखे थे। अब सपोज करो किसी हेड में आपके पास ऐसा पैसा पड़ा है जो कोई काम का नहीं है। अब उसमें कोई ब्याज कुछ आए तो हो नहीं रही। अब जब तक वो काम नहीं आ रहा तो आपको पता ही इसमें क्या करेंगे, जो अधिशेष धन है उसको पूर्णतः भागता हम ट्रांसफर कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं उस ट्रांसफर? हम देखो अब उसको, उसमें ये कीवर्ड आप ध्यान रखना। पहला, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की जो कोई पब्लिक प्रतिभूतियां हैं, लोक प्रतिभूतियां हैं, उनमें आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। लोक प्रतिभूतियों में इन्वेस्ट कर सकते हो। और स्टेट की स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं स्टेट की, सरकार की। अभी ध्यान रखना, दोनों ही गवर्नमेंट वाली होनी चाहिए, राज्य सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा एक क्वेश्चन ये बनता है
क्या इसके अलावा हम किसी बैंक में भी जमा करा सकते हैं कि हाँ, शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो होते हैं, अनुसूचित बैंक में, अनुसूचित बैंक में भी जमा करा सकते हैं और ब्याज को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक अच्छी लाइन ये बनती है, क्वेश्चनर दे सकता है आपको एग्जामिनर, कि जो भी ये आप जमा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो पैसा आपके पास आएगा या आप जो किसी में इन्वेस्ट करोगे, तो जो भी आपके निवेश से प्राप्त लाभ हानि है या जमा है, इनको आप डेबिट क्रेडिट के रूप में ही शो करेंगे। 87, नगर पालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना। प्राक्कलन मतलब बजट एस्टिमेट। इसमें से अच्छे क्वेश्चन बनेगा। बजट एस्टिमेट में आपको ध्यान में ही है, आपका जो वास्तविक आय व्यय है उसके भुगतान संबंधी हम बजट बनाते हैं, ये ध्यान है, तैयार करते हैं बेसिकली बजट एस्टिमेट। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 15 जनवरी से पूर्व आपको ये बजट एस्टिमेट बनाना है। क्लियर? और इसमें ये बात का ध्यान रखना, इसमें एग्जामिनर अध्यक्ष लिख के देगा आपको। अध्यक्ष क्यों लिखेगा? नगर पालिका अध्यक्ष 15 जनवरी से पूर्व नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट एस्टिमेट तैयार करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अध्यक्ष नहीं करेगा, आप करेंगे, सीएमओ साहब आप करेंगे 15 जनवरी से पहले आगामी फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, एक तो इसमें बजट एस्टिमेट बना के देंगे आप और शेड्यूल बना के देंगे। बजट एस्टिमेट बना के देंगे और स्थापना एस्टेब्लिशमेंट अनुसूची, मतलब स्थापना अनुसूची तैयार करके देंगे। ये आपको ध्यान में ही है। क्लियर? आपको ये भी ध्यान है, बजट एस्टिमेट जो बनता है नगर पालिका की, वास्तविक आय और व्यय का एस्टिमेट होता है। हाँ, और जब आप बजट एस्टिमेट बनाएंगे तो जो आपके लेखा शीट्स आपने स्टार्टिंग में पढ़े थे, लेखा शीट्सों के अकॉर्डिंग उस बजट को आप बनाएंगे। ये कीवर्ड आप ध्यान रखना, लेखा शीट्सों के अनुसार। लेखा शीट्सों के अनुसार मतलब जो भी आपके हेड्स हैं उनके उसी में आप वो अमाउंट लिखेंगे बजट की। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि जो भी आप कर लेंगे, जो भी आप शुल्क लेंगे, हाँ, तो उसकी जो रेट्स हैं, दर हैं, उन दरों को आप क्या करेंगे? मेंशन करेंगे इस बजट में कि साहब इतना हम कर लेंगे इस विषय पर, इतना उप कर लेंगे, इतनी फीस वसूलेंगे। क्लियर है? आपको कोई पैसा उधार लेना है तो अगले वर्ष उधार में ली जाने वाली हम इतना पैसा उधार लेंगे, वह भी आप क्या करेंगे? मेंशन करेंगे। तो उधार एक कीवर्ड हो गया। और इसमें 3-4 और बातें हैं, वो ध्यान कर लो। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपको बताता हूँ, ये हमने 3-4 बार क्वेश्चनरी बना के अपने छात्रों के साथ डिस्कस करी थी, तो ये पॉइंट अच्छा पॉइंट था, इसमें से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना? देखो, कुछ ऐसे हेड्स हैं, है ना, जिनके अनुमोदन के बिना बजट में आप क्या नहीं कर सकते? उसको उस हेड को सम्मिलित नहीं कर सकते। अब जैसे कि आपके खर्चे हो गए, आपको कोई नया व्हीकल खरीदना है। अब कई बार आपको ध्यान है, बीच में लास्ट एक नगर पालिका ने वो बोलेरो वगैरह के लिए पैसा दे दिया था, तो फिर उसके ऊपर चार्जशीट आ गई थी ईओ के ऊपर। तो ध्यान रखना, नए वाहन आपको क्रय करने हैं, नए पदों का सृजन करना है, कोई आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदनी है, अचल संपत्ति खरीदनी है, या किसी को आपको अनुदान देना है, प्राइवेट व्यक्ति को, तो आपको क्या करना पड़ेगा? राज्य सरकार से पहले अनुमोदन प्राप्त करना पड़ेगा। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट बात एक आप ध्यान रख लेना, पूर्व अनुमोदन के बिना आप नहीं कर सकते। किसके? राज्य सरकार की। इसमें भी 2-3 कीवर्ड है, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। बिना नहीं, तो कीवर्ड इसमें क्या बन जाएंगे? नए वाहन का क्रय हो गया, पदों के सृजन से रिलेटेड हो गया, ये कोई आपको अनुदान देना है, किसको? प्राइवेट संस्था को, प्राइवेट संस्था को। ठीक है ना? और इसके अलावा कोई भी ऐसे मामले जो राज्य सरकार को लगे, वो आपको समय समय बताती रहेगी, भैया इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। स्पष्ट है? तो हम एक बात आप ध्यान रखना, सीएमओ को 15 जनवरी से पहले बजट एस्टिमेट बना के देना है। अब आगे ध्यान करो, जैसे ही बजट एस्टिमेट बन जाएगा ना, तो आपको पता ही है कौन प्रस्तुत करता है? अध्यक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है? और वो तारीख कौन सी होगी? प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी के बाद की नहीं होनी चाहिए, मतलब 31 जनवरी से पहले होनी चाहिए। 15 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच की होनी चाहिए।
अध्यक्ष बजट एस्टिमेट पेश करेगा 31 जनवरी के बाद की ना हो। बस एक पॉइंट ये आप ध्यान रखना, इसमें अच्छा पॉइंट बनता है, क्लियर है। और एक इसमें अच्छा पॉइंट ये बनता है कि जब अध्यक्ष साहब वो अपने कागज का पोथा लेके जाते हैं तो उसमें देखो एक तो वार्षिक तालिका लेके जाएंगे, ये कीवर्ड आप याद ध्यान रखना, वार्षिक तालिका, वार्षिक तालिका, और एक मेरे मित्र वार्षिक विवरण, एनुअल स्टेटमेंट, ये वो सब लेके जाएंगे, ये वो लेके जाएंगे, ये ध्यान रखें ना। तो ये तो आपने क्या देख लिया, बजट एस्टिमेट निर्माण का 87 सेक्शन देख लिया, 87 तैयार करना। अब तैयार करने के बाद आपके अध्यक्ष साहब ने रख दिया। अब इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है 88, ये बोलेगा इसकी मंजूरी से रिलेटेड है, 15 जनवरी से पहले होना चाहिए और 31 जनवरी तक आपको अध्यक्ष साहब को इसको लेके आना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। 88 मंजूरी कह रहा है, तो मंजूरी की डेट क्या है, 15 फरवरी, 15 फरवरी तक मंजूरी करानी पड़ेगी। तो इसमें ये ध्यान कर लेना, 15 जनवरी, 31 जनवरी और 15 फरवरी, ये 3 डेट की सीक्वेंस याद कर लेना मेरे मित्र, आपको याद ही होगी। 15 फरवरी तक क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली इसकी मंजूरी करवानी पड़ेगी, क्लियर। और मंजूरी कराने के बाद जैसे हमने एक प्रति वो जो दी थी ना इसकी मानचित्रों की, इसको निदेशक को, निदेशक स्थानीय निकाय, बिल्कुल सही, निदेशक स्थानीय निकाय को एक प्रति इसकी देनी पड़ेगी बजट एस्टिमेट की, स्पष्ट है। अब इसमें एक अच्छा क्वेश्चन और बनता है कि 15 फरवरी तक अगर आपने बजट पास नहीं करा पाया, अध्यक्ष साहब लड़ते झगड़ते रहे, विफल रहते हैं, तो 28 फरवरी, 28 फरवरी क्यों लिए कि पता नहीं लीप ईयर है या नहीं है, तो 28 फरवरी तक आपको क्या कराना पड़ेगा, ये बजट एस्टिमेट पास कराना पड़ेगा। और लेकिन अब इस केस में बजट एस्टिमेट कौन पास कराएंगे, आप कराएंगे, सीएमओ साहब आप कराएंगे, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर आप करा के देंगे, स्पष्ट है। इसमें एक बात और ध्यान रखना, जो भी आप बजट बनाते हैं, ठीक है, जो भी बजट एस्टिमेट आप बनाते हैं, राज्य सरकार को लगता है कि साहब इसमें आप चेंजेस करो, राज्य सरकार को लगता है कि नगर पालिका के हित में आपको ये चेंजेस करने होंगे, परिवर्तन करने होंगे, तो आपके ऊपर ये बाध्यकारी है। ये भी यार अच्छा पॉइंट है, राज्य सरकार कोई भी परिवर्तन करने के लिए बजट एस्टिमेट में कहती है तो ये क्या है मेरे, मैंडेटरी है, बाध्यकारी है। ये भी एक अच्छा पॉइंट इसमें बनता है, स्पष्ट है। चलो 89 पे आ जाते हैं, बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति, अनुदान है, और आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, कौन बताता है, वो तो वित्त आयोग है, सॉरी वित्त समिति, कौन बताएगा, नगर पालिका की वित्त समिति क्या करेगी, सिफारिश करेगी कि इस वित्तीय दौरान के दौरान समय समय पर बताती है कि ये जो आप अनुदान कर रहे हो, और ये ध्यान रखना अनुदान की बात हो रही है बजट ग्रांट की, कि उसको आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, या इसको इस बजट शीट में ट्रांसफर कर सकते हो, ये कौन बताएगा, आपकी जो वित्त समिति, हमने समितियों के बारे में पढ़ा था, ध्यान है, एग्जीक्यूटिव कमेटी और वो समिति, वो यही है। और इसी में कोई विशेष आवश्यकता दिखती है, वो भी ये आपको वित्त समिति इसमें बता सकती है, विशेष आवश्यकता, ये विशेष आवश्यकता है तो अतिरिक्त बजट अनुदान कर सकेंगे, किसकी सिफारिश पर, वित्त समिति। आगे बढ़े, 89A, नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि का गठन, यार अच्छा है, इस पॉइंट में से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। 89A, इसको बोलते हैं बेसिक सर्विस फंड, बेसिक सर्विस फंड फॉर, अभी ध्यान रखना अर्बन पुअर है, क्या है, अर्बन पुअर है, एग्जामिनर क्या कर देगा, इसको चेंज कर देगा, अर्बन की जगह क्या कर देगा, रूरल पुअर कर देगा, ये ध्यान रखना, अर्बन पुअर के लिए है, किसके लिए है, अर्बन पुअर के लिए, नगरीय गरीबों के लिए, उनको
आधारभूत सेवा देने के लिए इस निधि का गठन किया जाता है। बेसिक सर्विसेज देने के लिए इस निधि का गठन किया जाता है। क्लियर है? बेचारे अर्बन पुअर कहाँ रहते हैं? गंदी बस्तियों में निवास करते हैं। उनको आधारभूत सुविधा क्या है? पानी, बिजली, शौचालय की इत्यादि जगह मिल जावे, इतना है। अब इसमें क्या है, ये नया सेक्शन जोड़ा था 89A। इसमें बोला है कि जो भी आपका वार्षिक बजट अनुदान है, वार्षिक बजट अनुदान का बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, कितना प्रतिशत इसके अंतर्गत एलोकेट करना पड़ेगा? 20%, 25%, 25%। बिल्कुल रिकॉल हो गया ना? और 25% इस निधि के लिए राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। ये ध्यान रखना, राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। नगर पालिका के वार्षिक बजट के लिए 25% राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। मैं पुनः बोल रहा हूँ, एग्जामिनर राज्य सरकार की जगह क्या डाल देगा? नगर पालिका डाल देगा। आप ध्यान रखना, राज्य सरकार द्वारा, क्या राज्य सरकार द्वारा तय किया जाएगा। क्लियर है? अब एक बात का और ध्यान रखना, जैसे आपने ये फंड तो बना दिया, पैसे भी राज्य सरकार ने अलोकेट कर दिए, लेकिन आप क्या कर, आपको जो खर्चा करना था वो खर्चा आप पूरा नहीं कर पाए, तो वो क्या रकम लैप्स हो जाएगी क्या? ध्यान रखना, बिल्कुल लैप्स नहीं होगी। इसमें दूसरा पॉइंट ये है, मैं केवल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आपको ध्यान ही वैसे ही है, लैप्स नहीं होगी। बची हुई रकम लैप्स नहीं होगी। फिर क्या होगा? आगामी बजट में उसको ले जाया जाएगा। कहाँ ले जाएंगे सब? आगामी बजट में उसको अतिरिक्त उपयोग के लिए जोड़ देंगे। स्पष्ट है? अब इसमें कुछ पॉइंट है, उनको ध्यान कर लेना। इसमें एक दो कुछ अच्छे पॉइंट बनते हैं ना, उसको उस पर क्वेश्चन बन सकता है। बेसिकली ये जो आपने फंड बनाया है, इस फंड में जो आप अरेंजमेंट करेंगे, कहाँ से करेंगे? जो भी आपका रेवेन्यू है, जो भी आपको अनुदान मिलता है, दान, और ध्यान रखना एक पॉइंट वो एग्जामिनर क्वेश्चन में ऑप्शन में डालेगा, ध्यान रखना, नगर पालिका में इस फंड के लिए जो दान दाता हैं, या नगर पालिका में अन्य लेखा शीर्षों में भी दान दाताओं से आपको नकद या वस्तुएं प्राप्त होती हैं, कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप दान नहीं कर सकते या वस्तुएं नहीं दे सकते, कि राज्य सरकार की ठेकेदारी नहीं है पैसा देने की। क्लियर है? गरीबियों की सेवाओं के लिए दान दाताओं से नकद या वस्तुओं से प्राप्त दान, इससे भी आप जो पैसा आएगा इसमें क्या कर सकते हैं? व्यवस्था कर सकते हैं। तो मैं आपको पुनः कह रहा हूं, गरीबों की सहायता के लिए दान दाताओं द्वारा दान, ये आपके वस्तु के रूप में भी हो सकता है और फाइनेंशियली रकम के रूप में भी हो सकता है। ये आप ध्यान रखना। रकम, या इसको बोल देता हूँ कैश, नकद ज्यादा अच्छा शब्द है। नकद, वस्तु या नकद के रूप में दान मिलेगा, वो आप इसमें, मतलब ये जो पैसा मिलेगा इसका इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? और जैसे कोई ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, इनसे अगर कोई पैसा मिलता है उसको भी आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, जैसे नगर पालिका की कोई संपत्ति है, उसने वो बेच दी, जमीन थी वो बेच दी, तो अपनी एसेट्स बेचने पर, या कोई ऐसी कोई पुरानी मशीनरी थी वो सारी बेच दी, इनको सेल करने पर भी जो पैसा आएगा उसका भी इसमें अलॉटमेंट किया जा सकता है। ये आप बात ध्यान रखना। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें और बनता है, मैं 3 तारे बना देता हूँ। देखो, ये जो फंड बनेगा ना, इसके लिए बकायदा अकाउंट खुलता है, आपको मालूम है कहाँ खुलता है? राष्ट्रीय नेशनलाइज बैंक में खुलेगा। कहाँ खुलेगा? नेशनलाइज बैंक में इसका सेपरेट अकाउंट होगा, और उस अकाउंट का यहाँ नाम ये नहीं होगा कि नगर पालिका अलवर, नगर पालिका जयपुर, भरतपुर, ऐसे नहीं होगा। बकायदा नाम होगा क्या? गरीबों की आधारभूत सेवा निधि। गरीबों की आधारभूत सेवा निधि, इसी नाम से ये फंड बनेगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है? प्राइमरी बुक्स इसके लिए आपको रखनी पड़ेंगी। हाँ? और जब भी आप वार्षिक बजट बनाएंगे, उस बजट में आपको यह हेड भी उसमें बताना पड़ेगा, इसका ब्यौरा संलग्न करनी पड़ेगी, आपको एक रिपोर्ट लगानी पड़ेगी। चलिए, 89A तक का रिवीजन हो गया। इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लिया करो। अब समझने का और PhD करने का समय गया। PhD करने मत बैठ जाना, जितना बता रहा हूँ ये पर्याप्त है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं बस ये आपको कोरिलेट होना चाहिए जो आपने पढ़ा है, अब रटने की जरूरत नहीं है। अब बस समझ के ये जो कीवर्ड्स हैं ये आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाने चाहिए, बस ये आप ध्यान रखना। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन ने, क्वेश्चन जितने बनते हैं वो इसमें अपन ले रहे हैं। चलिए साहब, सभी को राम राम, शुभकामनाएं।